चलिए बच्चों, अब इनहेरिटेंस का आज हमारा तीसरा लेक्चर है। मेंडलिज्म, मेंडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैंने बोला था ना, जो जेनेटिक्स है बच्चों वो दो तरह से बना हुआ है। एक है प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स, क्या प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स, फिर मेंडेलियन जेनेटिक्स और आपका पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो अभी हम मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा जेनेटिक्स? मेंडेलियन जेनेटिक्स, मेंडेलिज्म। इसको क्या बोलते हैं? मेंडेलिज्म बोलते हैं। मतलब इसमें आपको तो पता ही है, जो फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको कहा गया है, ग्रिगोर जोहान मेंडल। ग्रिगोर जोहान मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स का दर्जा प्राप्त है। तो इनके बारे में इस लेक्चर में हम लोग आज स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ से भी नीट का और बोर्ड दोनों, जो बोर्ड का भी एग्जाम देने वाले हैं और नीट का, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है इस सेक्शन से भी। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये वाला सेक्शन चाहिए तो पेज नंबर आप 70 एनसीईआरटी भी देख सकते हो। सेट एनसीईआरटी में बच्चों पेज नंबर 70 है ना, एनसीईआरटी पेज 70 आप 2-3 पैराग्राफ देख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब फिर ऐसे भी हम एनसीईआरटी लास्ट में डिस्कस करेंगे ही करेंगे, ऐसे ना सारा आपको एनसीईआरटी से ही मैं पढ़ाया जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ से भी देखेंगे मेंडल के बारे में। तो उनका फुल नेम क्या था? ग्रिगोर जोहान मेंडल। क्या बोलेंगे? ग्रिगोर जोहान मेंडल। बोलो बच्चों, हम लोग इनका फुल नेम है। बॉर्न, इनका जन्म कब हुआ, यस या नो, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बॉर्न 22 जुलाई 1822। और डेथ कब हो गया ये देख लो बच्चों। डेथ, बॉर्न इतना हुआ और डेथ कब हुए थे बताइए मुझे, बोलिए, है ना, 6 जनवरी 1884। 6 जनवरी 1884। ये मेंडल के बारे में। अगर आप गूगल पर, जो गूगल डूडल आता है ना, तो वो गूगल का जो शेप उस दिन 22 जुलाई को पॉड शेप, गार्डन पी का वहाँ पर पॉड शेप दिखाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए, है ना। मेंडल जो थे वो कहाँ बॉर्न हुए थे? सिलेसियन विलेज में। विलेज का नाम क्या था? सिलेसियन विलेज। ठीक है, हाइंजेनडॉर्फ, वो जगह का नाम क्या है? हाइंजेनडॉर्फ, जो कहाँ था? ऑस्ट्रिया में। कहाँ? ऑस्ट्रिया में। जैसे मेरा जन्म जो है बच्चों, मेरा रामपुर विलेज में हुआ। स्टेट क्या है? बिहार। और कंट्री क्या है बच्चों, बोलिए? स्टेट में बिहार हो गया, कंट्री इंडिया हो गया। तो उसी तरह से वहाँ पर तो मेंडल करेंगे, ही वाज बॉर्न इन सिलेसियन विलेज। बोलिए बच्चों, सिलेसियन विलेज, हाइंजेनडॉर्फ। क्या? हाइंजेनडॉर्फ स्टेट एट, बोलिए, ऑस्ट्रिया, है ना। बॉर्न इन सिलेसियन विलेज, हाइंजेनडॉर्फ, HEIN डॉर्फ स्टेट इन ऑस्ट्रिया। कहाँ? ऑस्ट्रिया में। ये बच्चों हाइंजेनडॉर्फ जो है अब चेक रिपब्लिक का पार्ट है। किसका? चेक रिपब्लिक। बोलो बच्चों, चेक रिपब्लिक। आप जानते ही होंगे चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया वही जिस पर हिटलर ने कब्जा किया था। बोलिए, हिटलर ने क्या किया था? कब्जा किया था, है ना, चेकोस्लोवाकिया का। उसका नाम अब चेक रिपब्लिक के नाम से जाना जाता था। हिंदी में चेक गणराज्य, चेक गणराज्य भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए और देखिए बच्चा लोग, ये क्या कह रहे थे? मोनास्ट्री में वर्क करते थे, ब्रून सिटी में। कहाँ? ब्रून सिटी, ऑस्ट्रिया में, है ना। तो ये भी लिख लेते हैं, ही वर्क, थोड़ा बहुत जानना चाहिए, वर्क और इन ऑगस्टियन मोनास्ट्री। ओके बच्चों, एट एज मॉन्क, साधु, बिल्कुल ऐसे समझ सकते हो, मॉन्क एट ब्रून सिटी इन ऑस्ट्रिया। यस या नो? ऑस्ट्रिया में ब्रून सिटी है, वहाँ पर एक मोनास्ट्री है ना, जहाँ पर वो मॉन्क बनकर रह रहे थे। ठीक है, मेरी बात समझ आ रहा बच्चों?
मेंडल का जो मुख्य यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, मेंडल जो है, मेंडल का जो मुख्य काम था, उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था किस पर, गार्डन पी प्लांट पर। ठीक है बच्चों, कितने साल के लिए, 7 ईयर्स के लिए, 7 सालों तक उन्होंने गार्डन पी प्लांट पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी प्लांट पर, तो उसको भी देख लेते हैं बच्चों। चलो, ही परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, क्या किया था बच्चा, एक्सपेरिमेंट, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था किस पर, गार्डन पी प्लांट पर, तो उसको भी हम लोग नोट डाउन करेंगे। ही परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी प्लांट, बिल्कुल, गार्डन पी प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सटाइवम, क्या, वाइल्ड पी नहीं, गार्डन पी, पी का अलग अलग वैरायटी है, वाइल्ड पी भी होता है, लेकिन मेंडल ने जो पी प्लांट चूज किया था वो मैं बताऊंगा क्यों किया था, गार्डन पी, इसका जो साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। ओके, एक स्वीट पी भी होता है, क्या होता है बच्चों, स्वीट पी, ध्यान रखिएगा। तो पी का अलग अलग वैरायटी है, लेकिन इन्होंने कौन सा वैरायटी लिया था, गार्डन पी, फॉर हाउ मेनी ईयर, 7 ईयर्स, है ना, फ्रॉम 1856 टू 1863, 1856 से 1863 तक, बिल्कुल, इन्होंने गार्डन पी प्लांट पर काम किया था। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो थोड़ा सा इसको समरी में लिख लेते हैं। वर्क जो स्टार्ट किया था इन्होंने, वर्क स्टार्टेड मतलब एक्सपेरिमेंट स्टार्टेड कब किया था बच्चों, 1856 में, बोलो बच्चा, और वर्क कंप्लीट कब हो गया था, 1863 में, है ना। वर्क कंप्लीटेड मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो एक्सपेरिमेंट कब कंप्लीट हो गया था, 1863, जैसे मैंने 7 ईयर्स बोला। ठीक है बच्चों, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को पब्लिश कराया था, बिल्कुल, मैगजीन में होता है ना जैसे पब्लिश कराते हैं, अखबार वगैरह में, एक जर्नल में पब्लिश कराया था। मेरी बात समझ नहीं आ रहा, उस जर्नल का नाम था नेचर फॉर स्कैंडर वेरिन, नहीं समझे, एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट को पब्लिश कराया। ओके, तो वर्क पब्लिश्ड, उन्होंने उसको क्या किया, प्रचार करवाया, बोलिए कब, 1865 में। एक जर्नल, क्या जर्नल है, उसका नाम क्या था बच्चों, बताओ, नेचर फॉर स्कैंडर वेरिन, स्कैंडर वेरिन, ये उस जर्नल का क्या था बच्चों, नाम था, स्कैंडर वेरिन। ठीक है, नेचर फॉर स्कैंडर वेरिन, किसने, मेंडल ने करवाया था। जो इनका जर्नल जो पब्लिश होता था, जर्नल वो पब्लिश किसके द्वारा होता था, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। ओके, ये भी जानेंगे। जर्नल वाज पब्लिश्ड बाय, जर्नल किसके द्वारा पब्लिश होता था मेरे प्यारे बच्चों, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, मतलब वो जर्नल को ऑर्गेनाइज कौन करते थे, ब्रून शहर में, ब्रून शहर में जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन था, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। ठीक है बच्चों, ये पब्लिश कराया था किसने, मेंडल ने। उनका जो टाइटल क्या था, जो टाइटल जर्नल में टाइटल क्या था, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो टाइटल जो था उनका पेपर का जो मैगजीन में छपवाया था वो क्या था, वो भी जान लेंगे, ये सभी आपको जानना चाहिए। टाइटल ऑफ हिज पेपर क्या था बच्चों, बोलो, उनका टाइटल जो था वो था एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ये एक्सपेरिमेंट तो किया ही था, और किस पर किया था, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पे किया था, बिल्कुल, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। मेंडल ने अपने जर्नल में जो छपवाया था
उस रिसर्च को टाइटल दिया था। बोलिए बच्चों, समझ में आ गया? ये मेंडल की एक शॉर्ट रिकैप होगा, लेकिन अभी इतना ही खत्म नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, ये जो इन्होंने रिसर्च कराया, इन्होंने सब कुछ पब्लिश कराया, एक्सपेरिमेंट किया, इनको रिकॉग्निशन नहीं मिला, मतलब इनकी पहचान नहीं बनी और ये मर गए। 1884 में एक किडनी डिजीज हो गया था इनका, किडनी में बीमारी हो गई थी। उस डिजीज का नाम है ब्राइट्स डिजीज। क्या है? ब्राइट्स डिजीज। ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहले जो ये सब बता रहा हूँ क्योंकि पीएमटी का एग्जाम होता था आज से 10 साल पहले, AIPMT का होता था, तो इसमें से पूछ लिया था। बिल्कुल एक जगह तो पूछ लिया, हिटलर में बोल रहा हूँ, मेंडल जो है वो कहाँ के रहने वाले थे? बिल्कुल ऑस्ट्रिया। क्या? ऑस्ट्रिया। तो ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, मेंडल कैसे डेथ कर गए थे? किडनी डिजीज से। तो इसलिए मैं ये बताऊंगा। ठीक है बच्चों, और आपको लिखना भी है नोट्स में, पॉइंट बोर्ड के लिए बहुत ही सब इंपॉर्टेंट रहेगा अगर मेंडल के बारे में आ गया तो। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसको जल्दी से रब कर लेते हैं बोर्ड। चलिए, जर्नल का क्या नाम था? नेचर फॉर स्कैंडरवेरिन, और उस जर्नल को पब्लिश किसने कराया था? नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ऑफ ब्रूम, और टाइटल क्या दिया था मेंडल ने? एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो इसको भी अब आगे करते हैं बच्चों। विदाउट रिकॉग्निशन ऑफ हिज वर्क, इसका मतलब ये हुआ जो मेंडल ने इतना सारा रिसर्च किया, इतना सारा एक्सपेरिमेंट किया, उनको उसके लिए प्रसिद्धि नहीं मिली, उसके लिए वो जाने नहीं गए, इसलिए मैंने लिखा रिकॉग्निशन, है ना। ही डाइड ऑन 6 जनवरी 1884 ड्यू टू अ किडनी डिजीज। क्या? किडनी में बीमारी हो गया, और उस बीमारी का नाम क्या होता है बच्चों? ब्राइट डिजीज। क्या? ब्राइट डिजीज। तो मैं भी लिख देता हूँ, उस डिजीज का नाम क्या है? ब्राइट्स डिजीज। बोलिए, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल। तो ये सब बातें आपको याद रखना है। देखिए, नियरली आफ्टर 16 ईयर्स, लेकिन यहाँ पर खत्म नहीं होता है कहानी अब शुरू होता है। ये तो मेंडल के बारे में बात था। लगभग 16 साल बाद 1884 में वो डेथ कर गए। अपना प्रचार तब तक करते रहे, लेकिन इनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। 3 साइंटिस्ट जो थे इंडिपेंडेंटली वर्क किया और मेंडल के रिजल्ट को क्या किया? फाइंड आउट किया, पब्लिश किया। मेरी बात समझ नहीं आ रहा है? मेंडल के पोस्टुलेट को रीडिस्कवर किया। बात समझ नहीं आ रहा है? मेंडल जो बता कर गया था उसको रीडिस्कवर किया। कब? इन 1900, मतलब लगभग 16 ईयर्स बाद, है ना। तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा, ये भी आपको याद करना है। देखो बच्चों, तो आफ्टर 16 ईयर्स, 3 साल बाद, मेंडल्स पोस्टुलेट वाज रीडिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो इंडिपेंडेंटली क्या कर रहे थे? वर्क कर रहे थे, मतलब तीनों एक साथ नहीं थे, अलग अलग थे। यहाँ पर ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो आफ्टर 16 ईयर्स, है ना, मेंडल्स पोस्टुलेट्स, मेंडल के जो पोस्टुलेट्स हैं वाज रीडिस्कवर्ड। क्या किया गया बच्चों? रीडिस्कवर्ड किया गया। ठीक है, रीडिस्कवर्ड, है ना, बाय 3 साइंटिस्ट। बोलो बच्चों, 3 साइंटिस्ट के द्वारा, है ना, जो कि अलग अलग काम कर रहे थे, वर्किंग इंडिपेंडेंटली। यस, ये तीनों एक साथ मिलकर काम नहीं कर रहा था, अलग अलग, तीनों अलग अलग देश के भी थे। आप इसे समझ सकते हो, है ना। तो ये आपको NCERT में बच्चों, यहाँ पेज नंबर 81 में पढ़ना है। NCERT पेज 81 का ऊपर से 3 से 4 पैराग्राफ, 2 से 3 पैराग्राफ, नीचे वाला नहीं पढ़ना है आपको, 2 to 3 पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा। जो पहले साइंटिस्ट थे उसमें, उनका नाम था कार्ल कॉरेंस। क्या नाम था उनका? कार्ल कॉरेंस। मेरी बात समझ आ रहा बच्चों? कार्ल कॉरेंस कहाँ के रहने वाले थे? बोलो, जर्मनी के। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। मेरी बात समझ आ रहा बच्चों? ये जर्मनी के रहने वाले थे। बोलिए, इन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? एक्सपेरिमेंट ऑन
मेज प्लांट। किस पर? मेज प्लांट। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पर किया? कार्ल कोरेंस ने मेज प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया। बिल्कुल, ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है ना। चलिए, ये पहले साइंटिस्ट हो गए। दूसरा जो थे ह्यूगो डी वेरिच। ह्यूगो डी वेरिच म्यूटेशन में आएगा फिर से। ये हॉलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? हॉलैंड के रहने वाले थे। ठीक है बच्चों, तो इसको भी देखेंगे। चलिए, ह्यूगो डी वेरिच, कार्ल कोरेंस मैंने लिखा, कहाँ के हैं? जर्मनी। एक्सपेरिमेंट किस पर किया था? मेज प्लांट पर। ओके बच्चों, देखिए सेकंड ह्यूगो डी वेरिच, बोलिए कहाँ के रहने वाले थे? हॉलैंड। ओके बच्चों, इन्होंने क्या किया था? इवनिंग प्राइम रोज प्लांट पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। और जब मैं म्यूटेशन पढ़ाऊंगा, ध्यान दीजिएगा, म्यूटेशन पढ़ाऊंगा तो इसमें ह्यूगो डी वेरिच फिर से आएंगे, उस लेक्चर में फिर से आएंगे। तो ह्यूगो डी वेरिच के बारे में देख लो बच्चों, है ना। तो ही परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स ऑन विच प्लांट? मेंट ऑन इवनिंग प्राइम रोज। क्या बोला बच्चों? इवनिंग प्राइम रोज, जिसको इनोथेरा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनोथेरा। ध्यान दीजिएगा, इनोथेरा। ओके, और ध्यान दीजिएगा, वेरिच ही थे जिन्होंने मेंडल के पोस्टुलेट को जर्नल में पब्लिश कराया इन 1901 में। इन्होंने मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स थे, पोस्टुलेट थे, पब्लिश करवाए थे। ये भी देख लीजिए बच्चों, ही पब्लिश्ड, क्या? पब्लिश्ड मेंडल्स, क्या? मेंडल्स रिजल्ट। जो मेंडल का जो रिजल्ट आया था, एक्सपेरिमेंट किया था ना, तो बहुत सारा रिजल्ट आया था, इंफॉर्मेशन आया था, है ना। पब्लिश्ड मेंडल्स रिजल्ट्स, ओके बच्चों, इन जर्नल। उस जर्नल का नाम क्या था? कॉल्ड फ्लोरा। क्या? फ्लोरा। जर्नल का नाम था बच्चों फ्लोरा। कब? इन 1901 में क्या किया था? मेंडल के जो रिजल्ट कब मिले थे? याद करो, 1863 में। मतलब मेंडल था बच्चों 1863 में सारा कुछ ढूंढ चुका था, जिसको ह्यूगो डी वेरिच ने फ्लोरा जर्नल में पब्लिश कराया। बोलो बच्चों, तो लगभग अगर मैं बात करूं 1865 में उन्होंने भी पब्लिश कराया था, 35 ईयर्स बाद। मेरी बात समझ आ रहा नहीं आ रहा? बोलो बच्चों। चलो, इसके बाद है बच्चों एरिक बोन सेरमैक। क्या है? एरिक बोन सेरमैक, तीसरे जो साइंटिस्ट थे। थर्ड, ऑस्ट्रिया के। कहाँ के थे ये? ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, और मेंडल भी ऑस्ट्रिया के थे। एरिक वॉन सेरमैक। बोलो बच्चों, ये कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया का। ओके, ये अलग अलग फ्लावरिंग प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करते थे। किस पर? अलग अलग फ्लावरिंग प्लांट, मतलब वैसा प्लांट जिस पर क्या आता है? फ्लावर आता है। क्या आता है? फ्लावर आता है। ठीक है बच्चों, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। ही परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट। ही परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स ऑन डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट। अलग अलग फ्लावरिंग प्लांट पर क्या कराया था? एक्सपेरिमेंट कराया था, फ्लावरिंग प्लांट। ओके बच्चों, ये तीनों साइंटिस्ट ने एक तरह से आप कह सकते हो मेंडल के वर्क को क्या किया? रीडिस्कवर किया। क्या किया? रीडिस्कवर किया। और जो मैंने पहला साइंटिस्ट बताए थे कार्ल कोरेंस, उसने तो मेंडल के दो पोस्टुलेट को लॉ ऑफ हेरिडिटी बना दिया, कन्वर्ट कर दिया। मेरी बात समझ आ रहा नहीं आ रहा? हेरिडिटी में दो उसको लॉ बना दिया। मेरी बात समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? तो ये भी आपको समझना है। बोलो, कोई दिक्कत? तो देखेंगे। कार्ल कोरेंस बेस्ड ऑन हिज स्टडी, हवा में तो बात नहीं की होगी, कन्वर्टेड टू पोस्टुलेट्स, दो पोस्टुलेट, टू पोस्टुलेट्स ऑफ मेंडल
इनटू लॉज ऑफ हेरिडिटी, या उसी को हम लोग लॉ ऑफ मेंडलिज्म के नाम से भी जानते हैं। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा है। जो दो लॉ उन्होंने बनाया उसको मैं ऊपर लिख देता हूं। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मैंने बताया था ना लास्ट लेक्चर में आपको, गैमेट सेग्रीगेट होता है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और दूसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये भी मैंने बताया था। जो एक फैक्टर होता है, एक पेयर फैक्टर दूसरे पेयर फैक्टर पर क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है बच्चों, इंडिपेंडेंट होता है। तो ये भी देखते चलेंगे। रब कर देता हूं मैं। जो दो लॉ उन्होंने बनाया, टू लॉज ऑफ हेरिडिटी, वो क्या था, इसको देखते हैं। चलिए बच्चों, ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो दो लॉ था, ये किसने कन्वर्ट किया था बच्चों, बताओ, कार्ल कोरेंस ने। और सेकंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो दूसरा लॉ था वो क्या था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में। बोलो, समझ में आया या नहीं आया? आगे होगा। अब देखिए, आप कहोगे सर जो मेंडल ने अपने वर्क को क्या किया, पब्लिश कराया। बिल्कुल सही बात है, पब्लिश कराया, तो उसको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया? सवाल उठता है ना, उसको फेमस क्यों नहीं हुआ? लगभग 35 साल बाद मेंडल के वर्क को फिर से डिस्कवर किया जाता है और फिर से बोला जाता है ये सब, मतलब ये तीनों साइंटिस्ट काम कर रहे थे अलग अलग, और तीनों के जो रिजल्ट मिल रहा था वो तो रिजल्ट पहले ही बताकर चला गया था। कौन? जॉन मेंडल। बोलो, यही चीज है ना। पहले ये तीनों साइंटिस्ट 1900 में, कोई 1900, 1901, 1902 इसी के आसपास वर्क कर रहे थे। तो वो जो रिजल्ट आ रहा था 1900 में, 35 ईयर्स पहले 1806 में मेंडल ने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। तो उस समय मेंडल को पॉपुलैरिटी क्यों नहीं मिला? मेंडल को लोग, मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे उसको लोगों ने स्वीकार क्यों नहीं किया? तो बहुत सारा रीजन था बच्चों, एक रीजन नहीं है, मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व थे। मैं एक लिखवाने से पहले बता देता हूँ। पहली बात, उस समय तो 1800 बच्चों, अगर मैं बात करूँ 63-65 के बीच में, तो उसमें कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं था, संचार का जो माध्यम था अच्छे नहीं थे। मेरी बात तुम समझ नहीं आ रहा है? जैसे अगर आपको किसी लोगों के पास पहुंचना है, अगर आप कोई काम कर रहे हो, कोई डिस्कवरी कर रहे हो, तो आपको लोगों के पास पहुंचना है, तो कम्युनिकेशन एक अच्छा हथियार होता है। बोलो, हम ऐड कराते हैं, उसका प्रचार कराते हैं, तब तो लोगों के बीच में मैसेज आता है, यस या नो। तो उस समय कम्युनिकेशन वाज नॉट गुड। मेरी बात को समझिएगा। दूसरा बात, जो मेंडल चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, कुछ फैक्टर है। क्या है? फैक्टर है। क्या? फैक्टर है। उस फैक्टर का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं था। क्या? वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे फैक्टर का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस, और फैक्टर स्टेबल भी था, यही बता रहा था। तो कंटेम्प्रोरी बायोलॉजिस्ट हैं जो मेंडल से सीनियर थे, आप ऐसे समझो, या उनसे संतुष्ट नहीं था। ठीक है बच्चों, दूसरा रीजन हो गया। और थर्ड बच्चा, जो थर्ड रीजन था, मेंडल ने बायो में मैथ लगा दिया था, स्टैटिक्स, वो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन लगाया था, जो कि उस समय बिल्कुल न्यू था, बाकी को समझ ही में नहीं आ रहा था। मेंडल तो फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों साथ में पढ़ा था ना, ये आपको ज़रा मालूम होना चाहिए। वो फिजिक्स और बायोलॉजी साथ में पढ़े थे, तो उनको मैथ भी आता था। बोलो, जबकि आप जानते हो बायो वाले जो होते हैं उनका थोड़ा सा मैथ वीक होता है, ऐसा मेरा मानना नहीं है। मैंने बहुत सारे बायो के स्टूडेंट को देखा है जिनका मैथ वालों से भी स्ट्रांग था। बिल्कुल मैं सही बात बोल रहा हूँ, मैथ वाला से भी डबल स्ट्रांग था। वो अपने पर डिपेंड है कि अपने कितना अच्छे से सीखते हैं। अगर अपन, जैसे मैं मैथ नहीं बना पाता, वो मेरी कमजोरी है, जरूरी सबका हो जाएगा, लेकिन मैं कुछ ही बात बोलूँ, उस समय के जो बायोलॉजिस्ट जो थे उस समय ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बारे में जानते ही नहीं थे। और फोर्थ, जो सबसे भयंकर रीजन है, उस समय एक फेमस बुक आई थी चार्ल्स डार्विन का, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। सारी दुनिया उस बुक में व्यस्त था। क्या? सारी दुनिया उस बुक में व्यस्त था, किसी के पास कोई छुट्टी नहीं था। भाई, किसी ने पहली बार बताया था कि नेचर कैसे सिलेक्ट करता है ऑर्गेनिज्म को, ऑर्गेनिज्म, ये इकोसिस्टम वगैरह सब कुछ के बारे में। बोलो, हम लोग पढ़ेंगे कहाँ?
इकोलॉजी में, इकोलॉजी वाला सेक्शन है ना, चैप्टर 13, 15, 14, 15, 16 वाला, उसमें पढ़ेंगे। तो ये सब क्या है बच्चों, बहुत सारा रीजन था जिसके लिए मेंडल के वर्क को क्या किया गया, अनरिकॉग्नाइज किया गया। मेरी बात समझ आ रहा है बच्चों? तो हम चलिए एक एक कर सबको लिख लेते हैं, ठीक है। तो रीजन फॉर अनरिकॉग्निशन ऑफ मेंडल वर्क, ये टॉपिक रहेगा बच्चों, इसको रब कर देते हैं। चलिए, तो तीनों साइंटिस्ट के बारे में जान लिया है, चलिए जल्दी करते हैं। रीजन्स फॉर अनरिकॉग्निशन, उनको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया गया, रिकॉग्निशन फॉर ऑफ मेंडल्स वर्क, मेंडल्स के वर्क को रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिला, ये हमारा आपका इस लेक्चर का टॉपिक है। बिल्कुल, तो पहले देखो बच्चों, मेंडल जो अपना पब्लिश किया था वर्क को किस में बताइए, जर्नल इनहेरिटेंस पर, इनहेरिटेंस ऑन ऑफ कैरेक्टर इन 1865, बोलो। बट ड्यू टू सेवरल रीजन इट रिमेन्स अनरिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, टिल 1900। इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर पे क्या किया था, रिजल्ट को पब्लिश करवाया था, लेकिन उसको अनरिकॉग्नाइज रहा कब तक, 1900 तक, मतलब 35 साल रह गया। तो वो इसके बारे में पढ़ेंगे, ये भी देख लो बच्चों। मेंडल्स पब्लिश्ड हिज रिजल्ट्स ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर का इनहेरिटेंस का मैंने बताया था, ट्रांसफर जो है पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में उस प्रोसेस के द्वारा होता है, उस पर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन 1865, बोलो। बट इट वाज अनरिकॉग्नाइज्ड, इसको रिकॉग्निशन नहीं मिली, ख्याति नहीं मिली, टिल कब तक, 1900। तो आप देख सकते हो ना, नियरली 35 ईयर्स, ये नियरली क्या पूरा 35 साल लग गए मेंडल को रिजल्ट को आने में, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट रीजन जो था, कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी, सो हिज वर्क वाज नॉट वाइडली पब्लिसाइज्ड। कम्युनिकेशन बच्चों क्या था, इजी नहीं था, तो इसको लिखते हैं फर्स्ट रीजन। क्या है बच्चों, फर्स्ट कम्युनिकेशन उस समय इजी नहीं था, बोलो, वाज नॉट इजी, सो हिज वर्क वाज नॉट वाइडली पब्लिसाइज्ड। बिल्कुल सही बात है, अगर आप कोई वर्क कर रहे हो, कोई रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हो, अगर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रहेगा तो लोगों के पास पहुंचेगा, बोलो भाई, नहीं पहुंचेगा। पब्लिसाइज, पब्लिक के बीच में ये बात नहीं गया। सेकंड जो बच्चों क्या है, दूसरा है, मेंडल जो है एक्सप्लेन किया था कि फैक्टर क्या है, स्टेबल है, क्या है, और डिस्क्रीट यूनिट है, और ब्लेंड भी नहीं करता है, जो कि उनके कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट क्या थे, सेटिस्फाई इस बात से नहीं थे। मेंडल बोल रहा था कि कुछ फैक्टर्स है जो पेरेंट से कहाँ जा रहा, ऑफ स्प्रिंग, वही फैक्टर को जीन, बाद में जोहानसन ने बोला वो जीन है ना, जीन शब्द दिया, जीन वर्ड दिया, जो जीन है उसको उन्होंने बोला कि क्या है, स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट है। मेरी बात समझिए, स्टेबल भी है और डिस्क्रीट मतलब एक फिक्स्ड, उसका कुछ वैल्यू है, जिसके कारण, और ब्लेंड भी नहीं करता है। ब्लेंड मतलब मिक्सिंग, दो कलर को लो, एक में क्या कर दो, घोल दो, तो ब्लेंड उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लेंड। वो एक्सेप्ट कंटेम्प्ररी बायोलॉजिस्ट के द्वारा नहीं होगा। मेरी बात को समझ में आ रहा है, ही फैक्टर चिल्ला रहे थे वो, ही एक्सप्लेन्ड दैट फैक्टर्स आर स्टेबल, फैक्टर क्या है बच्चा, स्टेबल, और डिस्क्रीट यूनिट है। डिस्क्रीट का मतलब होता है कोई फिक्स्ड वैल्यू है। मेरी बात समझ आ रहा है बच्चों। और ये भी बोला डिड नॉट ब्लेंड, ब्लेंड मतलब वो दूसरों में नहीं मिक्स होता है, ब्लेंड का मतलब ऐसे समझो आप, ठीक है, डिड नॉट ब्लेंड विच वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय हिज कंटेम्प्ररीज बायोलॉजिस्ट,
उनके जो साथी थे, उनके जो कलीग्स थे, वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। बोल रहे थे क्या फैक्टर लगा रहे हो, मेरी बात समझ आ रहा नहीं आ रहा? नॉट एक्सेप्टेड बाय हिज कंटेम्प्रोरी बायोलॉजिस्ट। बोलो बच्चों, ये भी एक रीजन था। मेरी बात समझ में आ रहा है? बोलिए। तो सेकंड रीजन हो गया। अब देखो, मेंडल जो था अब मैथमेटिक्स अप्रोच यूज कर रहा था, स्टैटिक्स अप्रोच कर रहा था अपने वो एक्सपेरिमेंट को कैलकुलेट करने के लिए। बोलिए, जो कि उस समय टोटली क्या थे, न्यू, और उस समय कोई मैथमेटिक्स का यूज बायोलॉजी में नहीं करता था। ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स बायोलॉजी को मैथमेटिक्स की भाषा से, मैं 1:4 1:4 ये लिखते हो ना ऑफिस स्प्रिंग, फर्स्ट प्रॉफ में आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा ना। तो ये सब क्या है, मैथमेटिक्स है, परसेंटेज मैथमेटिक्स है ना। तो ये भी उनका जो अप्रोच था उस समय उस जमाने के साइंटिस्ट को पसंद नहीं आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बोलिए, है ना। थर्ड, मेंडल्स अप्रोच, अप्रोच का मतलब तरीका, अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स वाज टोटली न्यू। और सही बात है, अगर कोई न्यू वैरायटी आता है तो हमको उसको समझने में क्या लगता है, समय लगता है। टोटली न्यू एट दैट टाइम, उस समय बिल्कुल वो क्या था, नया चीज़ था। और आप जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो ऐसे ही उसको हैंडल करना टफ रहता है। न्यू कोई चीज़ आता है, ऊपर से मैथमेटिक्स उसमें लगा दिया, पहली बात तो एक्सपेरिमेंट नहीं समझ में आ रहा है, और उसको किस भाषा में समझा रहा है, मैथमेटिक्स की भाषा में। ध्यान दो, हम जब कोई काम करते हैं, जब कुछ लिखते हैं, सामने वाला को कौन सी भाषा में समझाते हैं, सरल भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि उसको समझ में आ जाए। बोलिए, एक तो मेंडल ने ऐसा काम कर दिया पहली बार कि कुछ फैक्टर है, हो जा रहा है, फैक्टर में से उलझ गया, ऊपर से उस फैक्टर को किस वजह से, किस मेथड से समझा रहा है, मैथ की वजह से। किस वजह से, किस मेथड से, मैथ का यूज कर, मैथमेटिकल टूल का यूज कर, ये परसेंटेज वगैरह, रेशियो वगैरह का यूज कर, जो कि क्या था, न्यू था, आज से पहले कोई मैथमेटिक्स का इस्तेमाल ही नहीं किया था। बोलो बच्चों, तो ये भी एक कारण था कि मेंडल के वर्क को रिकॉग्निशन नहीं मिला। मेरी बात समझ में आई? चौथा और जो महत्वपूर्ण कारण है बच्चों, वो फैक्टर का कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पा रहे थे। उस फैक्टर का जो एग्जिस्टेंस था उसका प्रूफ नहीं दे पा रहे थे, और ये भी नहीं, सामने वाला पूछा कि अच्छा बताओ भाई फैक्टर किससे बना है, ते भी नहीं बता पा रहे थे फैक्टर किससे बना है। बस उनको मालूम था कि कुछ पेरेंट का कैरेक्टर ऑफिस में इनहेरिट हो रहा है। क्या हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? बोलो, बस उसी का नाम उन्होंने, वो जो इनहेरिट होकर आ रहा है किसमें, ऑफ स्प्रिंग में। कहां से, पेरेंट से। और कौन सा रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसी को उन्होंने क्या बोला, फैक्टर। क्या, फैक्टर। तो सामने वाला सीनियर साइंटिस्ट, उनके कलीग्स ने पूछा, अरे भाई बता ये फैक्टर हो क्या है, क्या ये एग्जिस्ट कैसे करता है, और ये किससे बना है। ही डिड नॉट एक्सप्लेन। बोलो बच्चों, तो इसको भी, वो भी एक रीजन था। चलो बच्चों, तो चौथा रीजन में लिख देता हूं, 3 रीजन आपने पढ़ चुका है। चौथा जो फोर्थ रीजन है बच्चों, उसको हम लोग देखेंगे। तो फिजिकल प्रूफ नहीं दे पा रहे थे किसके, फैक्टर के एग्जिस्टेंस के, और ये भी नहीं बताया कि फैक्टर व्हाट आर दे मेड ऑफ, व्हाट फैक्टर दे मेड ऑफ। ये फोर्थ रीजन, ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी प्रूफ, बिल्कुल, फॉर द फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर का, फैक्टर कैसे एग्जिस्ट करता है, एंड व्हाट दे आर मेड ऑफ, और फैक्टर किससे बना रहता है। बिल्कुल, ये बात मेंडल नहीं एक्सप्लेन कर पाया, मेरी बात समझ आ रहा नहीं, पर नहीं बता पाया। ये भी एक सबसे बड़ी रीजन थी, ठीक है। क्योंकि जब हम कोई चीज को रखेंगे, मैंने शब्द लिख दिया तो शब्द का मतलब तो समझाओगे। बोलो भाई, ऐसे है ना, कुछ नया चीज बनाओगे तो बना कैसे है ये भी बताओगे। और जो फिफ्थ रीजन था बच्चों, वो क्या था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, है ना। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब आया था, 1859,
किसने लिखा था? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन, इसके बारे में हम लोग भी पढ़ेंगे डिटेल में, है ना बच्चों, बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में, है ना, इकोलॉजी सेक्शन में, है ना। वर्ल्ड वार बिजी, वर्ल्ड जो था बच्चों पूरी उस समय जो बायोलॉजी के जितने भी वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, वाज बिजी, सभी व्यस्त थे किसमें? बोलिए, बिजी विथ फेमस बुक एट दैट टाइम, है ना, दैट इज ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। मेरी बात समझ में आ रहा बच्चों? ये भी इनका ड्रॉबैक रहा, तक इनका काम का रिकॉग्निशन नहीं मिला। तो 5 कारण था बच्चा, पांचों मैंने क्या कर दिया है, आपके ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है। ये पेज नंबर 81 आप पढ़ोगे एनसीईआरटी का, तो उसमें भी लिखा हुआ है। पहला जो कारण क्या था बच्चों? कम्युनिकेशन आसान नहीं था, जिसके कारण उनका वर्क जो है वाइडली पब्लिसाइज नहीं हुआ, मतलब पूरा तरह से फैला नहीं। दूसरा जो बच्चों क्या था, बोलो, दूसरा क्या था? वो फैक्टर का जो बता रहे थे, फैक्टर क्या है? स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट है और ब्लेंड भी नहीं करता है। वो जो उनका कंटेम्प्रेरी साइंस बायोलॉजिस्ट थे वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तीसरा बच्चों क्या था, बोलो, वो जो मैथमेटिक्स का यूज कर रहे थे, उनका जो अप्रोच था समझाने का, उन एक्सप्लेन करने का, वो क्या था? मैथमेटिक्स का, जो कि टोटली उस समय क्या था? नया था, उस जमाने में बिल्कुल नया तरीका था। चौथा बच्चों, वो ये नहीं बता रहे थे कि फैक्टर क्या होता है, कैसे एग्जिस्ट करता है, फैक्टर किससे बना है। और पांचवा, उस समय एक फेमस बुक आया था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में, चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। ये जो दुनिया थी उसी में व्यस्त थी, इस बुक में। मेरी बात सुन रहा बच्चों? चलिए, ये हमने पढ़ लिया। अब ये तो पढ़ लिया हमने बच्चों कि रीजन मेंडल के वर्क को रिकॉग्निशन नहीं मिला। मेंडल को सक्सेस क्यों मिला? बहुत सारे व्यक्ति ने पढ़ा था ना, मेंडल को सक्सेस क्यों मिला, वो जो एक्सपेरिमेंट किया उस पर सक्सेस क्यों मिला, उसको हम लोग अभी देखेंगे। चलिए बच्चों, तो इसको देखेंगे, रीजन्स फॉर मेंडल सक्सेस। एक और छोटा सा टॉपिक लेते हैं, रीजन फॉर मेंडल्स सक्सेस। मेंडल जो था अपने काम में एक्सपेरिमेंट जो किया उसमें कामयाब क्यों हुआ, उसके पीछे भी रीजन है। देखो बच्चों, जो उनका जो प्रीडिसेसर साइंटिस्ट थे या जो और भी व्यक्ति जो रिसर्च कर रहा था, वो बहुत सारा कैरेक्टर को एक साथ पढ़ते थे। क्या? वो बहुत सारा कैरेक्टर का एक साथ एक्सपेरिमेंट करता था, मल्टी कैरेक्टर्स। जो लेकिन मेंडल्स था वो एक या दो कैरेक्टर पर ही क्या कर रहा था? वर्क कर रहा था। सारे कैरेक्टर को एट वन टाइम, एक समय में एक या दो ही कैरेक्टर पर, 1 और 2 कैरेक्टर, ध्यान दीजिएगा। जबकि उनके जो प्रीडिसेसर साइंटिस्ट थे या और भी व्यक्ति जो थे उनसे सीनियर थे, वो मल्टी सारा कैरेक्टर पर क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। और जो मेंडल का वर्क है, मैं सब लिखाऊंगा, जो सेकंड था वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस था। क्या था? क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब जो एनालिसिस करते थे कोई एक प्लांट पर नहीं, 2 प्लांट पर नहीं, हजारों हजार की संख्या में प्लांट उगाते थे। वो अपने बगीचे में, वो अपने घर के पास बहुत सारा प्लांट पर, लार्ज सैंपलिंग साइज था, एक सैंपल से संतुष्ट नहीं थे। मेरी बात समझ आ रहा नहीं आ रहा? वो हर सैंपल को मिलाते थे और सबका डेटा डायरी में नोट करते थे। और जब सबका डेटा बराबर आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है? उनका रिसर्च सही है। और तीसरा, वो रेसिप्रोकल क्रॉस भी कराते थे, ताकि कंफर्म करने के लिए कि बाई चांस तो नहीं हुआ, उल्टा, ये उल्टा क्रॉस फिर से कराया, नहीं समझे? ताकि वो कंफर्म कर सके कि मेरा जो रिजल्ट आ रहा है वो सही है या ऐसे ही बाई चांस आ गया। होता है ना बहुत सारा एक्सपेरिमेंट बाई चांस डिस्कवरी, वो तो इसलिए मेंडल्स को सक्सेस मिल रहा था। और इसीलिए मेंडल को इतने ज़्यादा समय भी लग गया, 7 साल काफ़ी समय होता है बच्चों। मेरी बात में नहीं आ रहा है? तो चलिए इसको लिखते हैं बच्चों, रीजन्स फॉर मेंडल सक्सेस। जो मेंडल्स को सक्सेस मिला वो क्या रीजन था? सक्सेस, रीजन फॉर मेंडल्स वर्क, मेंडल के काम को सक्सेस क्यों मिला वो हम लोग देखेंगे। सक्सेस ऐसे कर लेते, सक्सेस बोलो बच्चों, मेंडल सक्सेस। तो देखो, मेंडल स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ 1 और 2 कैरेक्टर एट वन टाइम। एक टाइम में एक या दो ही कैरेक्टर को वो क्या करते थे? स्टडी करते थे। तो फर्स्ट रीजन क्या है बच्चों? मेंडल स्टडीड
इनहेरिटेंस ऑफ कितना कैरेक्टर बच्चा लोग, एक या दो, इनहेरिटेंस ऑफ वन और टू कैरेक्टर्स एट वन टाइम, एक समय में एक या दो ही कैरेक्टर को स्टडी करते थे, एक या दो ही कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को स्टडी करते थे। अनलाइक हिज प्रेडिसेसर हु स्टडीज मोर देन हु स्टडीड कंसीडर मेनी कैरेक्टर एट वन टाइम। ऐसे अनलाइक हिज प्रीडिसेसर, जो पहले उनका रिसर्च चल रहा था, है ना, हु हैड कंसीडर्ड मेनी कैरेक्टर्स एट वन टाइम, बहुत सारा कैरेक्टर एक समय में स्टडी करता था। जबकि मेंडल एक समय में कितने कैरेक्टर बच्चों, कितने कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को, इनहेरिटेंस ऑफ वन और टू कैरेक्टर। ओके बच्चों, ये उनका तरीका था। जैसे देखो आप जानते ही हो उन्होंने क्या लिया था, टॉल, बोलो बच्चा, और ड्वार्फ। अभी मोनोहाइब्रिड प्रोसेस समझाऊंगा। ये पी जनरेशन, पी मतलब पेरेंटल, क्या पेरेंटल। अब क्या करा दिया बच्चों, दोनों में क्रॉस। क्या करा दिया बच्चों, बोलो, क्रॉस करा दिया। क्या करा दिया, क्रॉस। जो क्रॉस कर बनाया, जो जनरेशन बना, उसका नाम क्या दिया, F1 जनरेशन। क्या दिया बच्चों, F1 जनरेशन, बोलो, है ना। अब ये प्लांट जो बना बच्चा, ये क्या, टॉल और ड्वार्फ। बोलो भाई, प्लांट जो होगा वो क्या होगा, टॉल और ड्वार्फ। बोलो, टॉल होगा या ड्वार्फ होगा। इसको उन्होंने नोट कर लिया। और यहाँ पर उन्होंने बच्चा क्या किया, क्वांटिटेटिवली एनालिसिस। क्या किया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है कितना बना, मतलब ये क्रॉस जो कराया उसमें से कितने प्लांट टॉल बने, कितने प्लांट ड्वार्फ बने। मेरी बात समझ नहीं आ रहा बच्चों, है ना। मतलब जो लार्ज सैंपलिंग साइज, ये भी समझना आपको बहुत जरूरी है। ये मैंने सॉरी यहाँ पे मैंने टॉल लिख दिया, यहाँ पर बस F1 प्लांट लिख लो। ओके, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो उनका एनालिसिस था बच्चा लोग, वो क्या था, क्वांटिटेटिव। ही टुक लार्ज सैंपलिंग साइज, बिल्कुल लार्ज सैंपलिंग साइज। इसका मतलब हुआ कि उन्होंने बहुत सारे प्लांट क्रॉस कराकर बनाए थे। एक या दो प्लांट पर उन्होंने स्टडी नहीं किया था, हजारों हजार की संख्या में प्लांट का स्टडी किया था। मेरी बात समझ रहा है बच्चों, ये। और एनालिसिस कैसा था, क्वांटिटेटिव था, कितना बना। ध्यान देना, अभी मैं इसके बाद भी समझाऊंगा कितना बना, क्या बना उस पर नहीं, कितना बना। बोलो भाई, है ना। तो ये भी उनका नजरिया था, अप्रोच था, क्या करने का, एक्सपेरिमेंट का, एक्सपेरिमेंट को स्टडी करने का। जो दूसरा बच्चों उनका सबसे महत्वपूर्ण रीजन था, सिलेक्शन ऑफ गार्डन पी प्लांट, है ना। उन्होंने गार्डन पी प्लांट को सिलेक्ट किया, वाइल्ड पी नहीं, और कोई प्लांट भी ले सकते थे, लेकिन गार्डन पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया, उसके पीछे भी रीजन था बच्चों। गार्डन पी प्लांट क्या होता है बताओ, एनुअल प्लांट होता है। क्या होता है, एनुअल प्लांट, सालों भर वो आप उसको उगा सकते हो। मेरी बात समझ नहीं आ रहा। और उसका जो जर्मिनेशन पीरियड मतलब जर्मिनेशन से लेकर जब तक वो फल आने लगते हैं, कितने महीने का होता है, 2 से 3 महीने का। इसका मतलब क्या हुआ, हम साल में बहुत बार उसे खेती कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते हैं। तो ये भी मेंडल को एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या हुआ, आसानी हुई। भाई 2 से 3 महीना में तैयार हो जा रहा है, समय भी ज़्यादा नहीं लग रहा है, बोलो। तो ये भी हमको जानना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो सेकेंड रीजन है वो क्या है, सिलेक्शन ऑफ गार्डन पी प्लांट, ठीक है बच्चों। तो गार्डन पी प्लांट क्या है, एक एनुअल प्लांट है। एनुअल का मतलब होता है जिसको हम सालों भर क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। बोलिए, मेरी बात समझ में आ रहा है बच्चा लोग, ठीक है। तो सेकंड जो रीजन है बच्चों मेंडल के सक्सेस के लिए, सिलेक्शन ऑफ गार्डन पी प्लांट। उन्होंने गार्डन पी ही क्यों लिया, ओके बच्चों। तो इसको भी हम लोग डील करेंगे। तो गार्डन पी प्लांट क्या है बच्चा, एक एनुअल प्लांट है विथ हुज लाइफ साइकिल कितना होता है, 2 से 3 महीने का। इसका मतलब मेनी जनरेशन कैन बी मेड इन ईयर, ऑब्टेन इन ईयर, ठीक है बच्चों। तो गार्डन पी प्लांट इज एन एनुअल प्लांट,
बोलो बच्चा, एनुअल प्लांट हुज लाइफ साइकिल, जिसका लाइफ साइकिल कितना है बच्चों, बोलो, इज ऑफ 2 to 3 मंथ, 2 से 3 महीने में लग जाएंगे। यानी आपने उस पी प्लांट के बीज को लगाया तो जर्मिनेट कर गया, और जर्मिनेट करके फ्लावर कितने महीने में तैयार हो जाएगा, 2 से 3 महीने। मतलब इसका जो है बच्चों, जो पी लाइफ साइकिल बहुत कम है, इसका मतलब बहुत सारा जनरेशन हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। तो मेनी जनरेशन कैन बी ऑब्टेन्ड इन अ ईयर, एक साल में हम बहुत सारा ऑफ स्प्रिंग बना सकते हैं। कोई दिक्कत, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यानी सीड जर्मिनेशन किया है ना बच्चों, और फिर सीड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है? लाइफ साइकिल का मतलब क्या हुआ बच्चों? ये लाइफ साइकिल का मतलब क्या हुआ? सीड लगाया, सीड जर्मिनेट्स किया, जर्मिनेशन से लेकर सीड जर्मिनेशन से लेकर सीड फॉर्मेशन तक, उस प्लांट में दोबारा सीड बनेगा ना, बोलिए, उसके बीच का जो समय है वही क्या कहलाएगा? लाइफ साइकिल कहलाएगा। बोलो भाई, तो आपको लाइफ साइकिल का मतलब भी समझ में आना चाहिए। और देखो, नेचुरली पी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है, तो इसको भी समझना चाहिए। नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन, मेरी बात समझ में नहीं आ रहा है? सेल्फ पॉलिनेशन अकर इन गार्डन पी प्लांट, गार्डन पी प्लांट में अपने आप बिल्कुल नेचुरली कौन सा पॉलिनेशन होता है? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन इसका मतलब कौन सा फ्लावर है बच्चों? बताओ, बाई सेक्सुअल फ्लावर। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब देखो सेल्फ पॉलिनेशन नेचुरली हो रहा है। ये जो इसका फ्लावर्स होता है वो होता है क्लिस्टोगेमस फ्लावर। कौन सा फ्लावर? जो डिजाइन होता है, फ्लावर का अरेंजमेंट होता है, वो होता है क्लिस्टोगेमस फ्लावर। ठीक है बच्चों, क्लिस्टोगेमस फ्लावर का मतलब होता है फ्लावर्स आर क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के पास है क्या, तो पॉलिनेशन भी आसानी से हो जाएगा बच्चा। बोलो भाई, है ना? तो इसका मतलब हो गया क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के फ्लावर क्या होगा? नजदीक होगा। उस फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लिस्टोगेमस फ्लावर बोलते हैं। मेरी बात समझ आ रहा है बच्चों? चलिए, हम देखो गार्डन पी प्लांट में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन भी क्या कर सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। बोलिए, क्योंकि हमको क्या करना है बच्चा, ध्यान, एक मिनट, सॉरी, हमको क्या करना है, बोलो, इस पर हाइब्रिडाइजेशन करना है ना, तो क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। बोलिए, तो चलिए, ठीक है, चलो ध्यान देना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो रही है। नीट से यहाँ क्वेश्चन आ सकता है, जहाँ जहाँ नीट से क्वेश्चन आने का चांस है बच्चों मेंडलिज्म से, मैं वहाँ पर आपको बताता चलूँगा। बोर्ड में तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, बोर्ड के लिए तो ये 100% आप पढ़ लो, क्या बोर्ड के लिए। इसका मतलब देखो, क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है बच्चों, कैन बी परफॉर्म आर्टिफिशियली, हम लोग उसमें आर्टिफिशियल तरीका से क्या कर सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, है ना, आर्टिफिशियल तरीके से इनटू इट, किसमें, गार्डन पी प्लांट से। सो इससे क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, पॉसिबल, क्या हो जाएगा, पॉसिबल। सो हाइब्रिडाइजेशन कैन बी मेड पॉसिबल। मेरी बात समझ आ रहा बच्चों, किसके अंदर, गार्डन पी के अंदर। हम यहां पर क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन भी कर सकते हैं। बोलो बच्चों, है ना। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे करेंगे, जो F1 प्लांट आया बच्चों, F1 प्लांट आया, F1 जनरेशन आया, इसको क्या करा दिया, क्रॉसिंग। क्या हुआ, क्रॉसिंग की मदद से आया, है ना। अब सेल्फिंग कराते जाओ, क्या कराते जाओ, सेल्फिंग कराते जाओ, किसका, F1 का, सेल्फिंग कराते जाओ F2 और F3 का, तो आपको मिलते चला जाएगा। सेल्फिंग कराओगे तो क्या मिलेगा, F2 जनरेशन और F3 जनरेशन। F1 का सेल्फिंग, किसका, F1 का, तो क्रॉस हुआ कि नहीं हुआ, हाइब्रिडेशन हुआ कि नहीं हुआ। और बच्चों, पी प्लांट के पास जो सबसे ज़्यादा
अच्छी खासियत है गार्डन पी प्लांट के पास, इसके पास क्या होता है, कंट्रास्टिंग ट्रेट होता है। क्या होता है, कंट्रास्टिंग ट्रेट। इट हैज मेनी कंट्रास्टिंग ट्रेट। किसके पास, गार्डन पी के पास। बोलो बच्चों, कंट्रास्टिंग ट्रेट। मैंने बोला था ना, मेंडल ने वैसे कैरेक्टर को स्टडी किया था जिसके पास क्या था, कंट्रास्टिंग ट्रेट था, उस कैरेक्टर का अलग अलग ट्रेट थे। बड़ी बात समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ। और देखो पी प्लांट जो है, एक और इसका फीचर क्या, इजी टू कल्टीवेट है। हम इसको क्या कर सकते हैं, इजीली कल्टीवेट कर सकते हैं। जो पी के साइड्स, पी सीड होता है वो लार्ज होता है। क्या होता है, लार्ज होता है। फ्लावर क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। पी प्लांट इज इजी टू कल्टीवेट, इसको उगाना बहुत ही आसान है। दूसरी बात, पी सीड्स आर लार्ज, जो पी के जो दाने हैं, मटर फली जो है वो क्या है, बड़ा बड़ा है। और थर्ड, इट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर। बोलो भाई, इसका जो फ्लावर है पी सीड का, पी का, वो क्या है, बाइसेक्सुअल है। इसका मतलब एंथर, क्या, एंथर मतलब स्टेमन और पिस्टिल दोनों क्या रहेगा, एक ही फ्लावर में प्रेजेंट रहेगा या नहीं। स्टेमन क्या होता है, बोलो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पिस्टिल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये दो रीजन थे बच्चों। और एक तीसरा, मेंडल जो था वो क्वांटिटेटिवली एनालाइज किया था किसके बारे में, क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स को। नहीं समझे, मैं समझाता हूँ, क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स को। देखो समझो, थर्ड में जो लिखने जा रहा हूँ, मेंडल के लिए जो सक्सेस का कारण बना, मेंडल सक्सेस हुआ है ना, तो मेंडल क्वांटिटेटिवली एनालाइज क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स। ध्यान दीजिएगा, मेंडल्स क्वांटिटेटिवली, ओके, एनालाइज्ड, क्या किया था, एनालाइज किया था किसको, एनालाइज द क्वालिटेटिव कैरेक्टर, क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स को क्वांटिटेटिवली एनालाइज किया था। यहाँ पर मैं दो बड़े बड़े शब्द लिखा हूँ, उस शब्द का, उस वर्ड का मीनिंग समझिए। देखिए बच्चों, क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटी, इसका मतलब आप समझोगे कितना बना, क्या, कितना बना। और यहाँ पर एक और चीज है, क्वालिटेटिव, इसका मतलब होता है क्या बना। नहीं समझे, मतलब ध्यान दीजिए कि वो कौन सा कैरेक्टर को बना रहा था, वो कैरेक्टर कितना बन रहा था। नहीं समझे, मेरी बात समझ नहीं आ रहा है, मतलब क्या बना या कौन बना, ये भी समझना पड़ेगा आपको। मतलब जो कैरेक्टर ले रहा था वो, उसका नंबर कितना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो भी कर रहा था। मेरी बात समझे या नहीं समझे बच्चों, बोलो, है ना, ये समझ में आ रहा। चलो बच्चों, दूसरा देखो, चौथा जो रीजन था बच्चों, वो हर एक्सपेरिमेंट का स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड रखता था। मैंने बोला था ना, वो डायरी मेंटेन करता था, जो जो एक्सपेरिमेंट में उसको दिखता था, तो है मेंटेन द स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चों, स्टैटिक्स मैथमेटिक्स का पार्ट है, मैंने बोला था ना, मैथमेटिक्स यूज कर रहा था वो। बोले बात, तो ही मेंटेन्ड, किसने, मेंडल ने, ही मेंटेन्ड द स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एक्सपेरिमेंट, जितने भी सारे एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे, कौन, मेंडल, उसको अपने डायरी में मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स के माध्यम से, मतलब मीन मीडियन मोड आप पढ़ते हो ना, बोलो भाई, बहुत सारा आप ऑब्जर्वेशन ले लेते हो, उस ऑब्जर्वेशन में कितना परसेंटेज है, कितना उसका मीन है, उस तरह से वो निकाल रहा था। मतलब एवरेज, मीन एवरेज, देख लो कितना दिमाग लगा रहा था ये। और बायोलॉजी, वो जो उस समय जो उनके बायोलॉजिस्ट थे, उनको तो ये सब पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। मेरी बात समझ आ रहा, पहली बात तो उनको फैक्टर ही समझ में नहीं आ रहा था, ये फैक्टर क्या मेंडल चिल्ला रहा है। ठीक है बच्चों, और देखो, ऑल्सो परफॉर्म रेसिप्रोकल क्रॉस, मैंने बोला था ना शुरुआत में, उल्टा भी क्रॉस करा रहा था, टू टेक चेक हिज रिजल्ट, कि उसका रिजल्ट
उल्टा क्रॉस कराने पर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरी बात को समझिएगा। तो ही ऑल्सो परफॉर्म कौन सा क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, बोलो भाई, रेसिप्रोकल क्रॉस टू चेक हिज रिजल्ट, अपने रिजल्ट्स को चेक करने के लिए रेसिप्रोकल क्रॉस भी करा रहे थे। इनहेरिटेंस क्या था बच्चों, बाई पेरेंटल, क्या था, बाई पेरेंटल, ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए इनहेरिटेंस इज, मेंडल ने बताया कि इनहेरिटेंस जो है बाई पेरेंटल है, क्या है, बाई पेरेंटल है। ओके बच्चों, पहली बात तो ये 5 कारण था जिसके वजह से मेंडल को क्या मिला, सक्सेस मिला, और उन्होंने बताया कि जो इनहेरिटेंस है वो क्या है, बाई पेरेंटल है। मेरी बात समझ में आ रहा, यानी 2 पेरेंट इन्वॉल्व है। और जो मेंडेलियन कैरेक्टर है, जो उन्होंने कैरेक्टर का स्टडी किया था, उनका नाम पड़ गया मेंडेलियन कैरेक्टर। वो कौन कंट्रोल करता है बताओ, तो कैरियोजीन। कौन, कैरियोजीन। कैरियोजीन का मतलब होता है न्यूक्लियस, क्या है, न्यूक्लियस। तो ये भी आपको जानना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। चलिए मेंडेलियन कैरेक्टर क्यों बोला मैंने, क्योंकि मेंडल ने जिस कैरेक्टर को स्टडी किया था बच्चा, उसका नाम पड़ गया मेंडेलियन कैरेक्टर, क्या, मेंडेलियन कैरेक्टर। तो ये भी मेंडल ने बताया, ठीक है। ओके चलिए इसको देखेंगे। मेंडेलियन कैरेक्टर्स वर कंट्रोल्ड बाय, ओके, किसके द्वारा, बोलिए, बाय कैरियोजीन। किसके द्वारा बच्चों, कैरियोजीन। और कैरियोजीन का मतलब न्यूक्लियस, क्या, न्यूक्लियस। इनहेरिटेंस कैसा है, बाय पेरेंटल। इनहेरिटेंस कैसा है बच्चों, बाय पेरेंटल, ओके। चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम लोग। चलिए तो यहाँ पर जो मेंडेलियन कैरेक्टर है, मैंने बताया मेंडेलियन कैरेक्टर वैसा जो मेंडल ने जिस कैरेक्टर को स्टडी किया था वो किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है, कैरियोजीन। किसके द्वारा, कैरियोजीन, मतलब न्यूक्लियस, इतना समझ लो, ठीक है बच्चों। अब देखो जो मैटरनल, फिर तो ये भी आ जाएगा ना मैटरनल कैरेक्टर क्या होता है, साइटोजिन, कैरियोजिन आया तो साइटोजिन, तो साइटोजिन जो होता है हमेशा मैटरनल होता है, क्या होता है, मैटरनल। तो ये भी आपको लिख लेना है, यस या नो, साइटोजिन इज ऑलवेज क्या होगा बच्चों, मैटरनल, मतलब मम्मा का वो सेल पूरा आता है उसमें। कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब देखो बच्चों, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है। मेंडल जो था गार्डन पी प्लांट का कितने कैरेक्टर स्टडी किया था, 7, और उसको कितने कंट्रास्टिंग ट्रेट थे, 14। कितने थे, 14, 14। तो उसको भी देखना चलते हैं बच्चों। चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा स्पेस हमको ज़्यादा चाहिए। चलिए तो ये भी लिख लेते हैं बच्चों लोग। मेंडल स्टडी, मेंडल स्टडीड कितने कैरेक्टर, 7 कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पी प्लांट। गार्डन पी प्लांट के कितने कैरेक्टर, 7, और 14 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, बोलिए यस या नो। इतने उन्होंने क्या किया था ऑफ गार्डन पी प्लांट, गार्डन पी प्लांट को। तो एक बार हम क्या कर लेते हैं, चार्ट बना देते हैं। एक तरफ कैरेक्टर, एक तरफ जो कैरेक्टर स्टडी किया था उन्होंने, डोमिनेंट ट्रेट, उस कैरेक्टर का डोमिनेंट ट्रेट क्या है, और रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है बच्चों, मैंने बताया था आपको, वैसा ट्रेट जो क्या करता है, अपने आप को हेटेरोजाइगस कंडीशन और होमोजाइगस कंडीशन दोनों में क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। और रिसेसिव ट्रेट क्या होता है बच्चों, केवल और केवल होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस कर पाएगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। मेरी बात समझ आ गया बच्चों। चलिए तो इसको हम लोग लिख लेते हैं जल्दी से। इसको मैं रब कर देता हूँ, चार्ट एक बनाता हूँ एक तरह से बोर्ड पर, ठीक है बच्चों, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कैरेक्टर्स, उसका डोमिनेंट ट्रेट, और
रिसेसिव ट्रेट जो उन्होंने स्टडी किया था, है ना। मैंने डोमिनेंट ट्रेट आपको पढ़ा चुका है, इसीलिए देखो मैंने डोमिनेंट ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट ये सारा फर्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दिया था। फर्स्ट लेक्चर का 2 पार्ट है, आप दोनों का जाकर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। इस तरह से सीरियल नंबर भी देना है, नंबर चलिए। तो फर्स्ट नंबर पर कैरेक्टर क्या था बच्चों उनका, लेंथ ऑफ स्टेम यानी स्टेम हाइट, है ना। लेंथ ऑफ प्लांट, प्लांट का कितना हाइट था, तो स्टेम हाइट फर्स्ट जो था उनका, लेंथ ऑफ प्लांट दैट इज स्टेम हाइट। तो इसका डोमिनेंट ट्रेट क्या है बच्चों, टॉल, क्या है, टॉल। और रिसेसिव ट्रेट क्या है, ड्वार्फ। मेरी बात समझ आ रहा बच्चों। चलो ये हो गया फर्स्ट कैरेक्टर जो उन्होंने स्टडी किया था। सेकंड जो है वो क्या है बच्चा, बताओ मुझे, फ्लावर पोजीशन। क्या, फ्लावर पोजीशन, कि जो गार्डन पी प्लांट में फ्लावर का पोजीशन क्या होगा। तो इसका डोमिनेंट क्या है बच्चों, एक्सियल और टर्मिनल, है ना। एक्सिस पर या टर्मिनल पर, एक्सियल और टर्मिनल। ओके बच्चों। थर्ड क्या हो जाएगा, फ्लावर कलर। फ्लावर का कलर क्या था, फ्लावर कलर, बिल्कुल इस सीक्वेंस में लेंगे। फ्लावर का कलर क्या था बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, फ्लावर का कलर कौन का, बोलो, वायलेट। जो डोमिनेंट होता है वो वायलेट, और वाइट क्या होता है, रिसेसिव, ठीक है। उसके बाद बच्चों फ्लावर के बाद पॉड शेप। क्या, पॉड शेप। पॉड मतलब वो छीमी देखते हो ना, फली जिसके अंदर दाने रहते हैं, तो उसको खोलते ओपन करते हो तो फली निकलता है, फल निकलता है, छीमी, उसको बोलते हैं पॉड। क्या बोलते हैं, पॉड। तो पॉड का शेप कैसा था ये भी देखेंगे। पॉड शेप, तो पॉड शेप कैसा था बच्चा, इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड, या फूला हुआ है या पचका हुआ है। बोलो बच्चों, कंस्ट्रिक्टेड, उसको क्या बोलेंगे, पचका हुआ जो रहेगा, कंस्ट्रिक्टेड, ठीक है बच्चों। उसके बाद पॉड कलर, पॉड का कलर कैसा था, तो उसका कलर क्या था, ग्रीन और येलो। क्या, ग्रीन और येलो, पॉड कलर। ये सब आपको याद होना चाहिए। पॉड कलर क्या हो जाएगा, बोलो बच्चों, ग्रीन डोमिनेंट था, और अगर येलो है वो रिसेसिव। बोलो बच्चों, समझ में आया, ये हो गया। फिर उसके बाद बच्चों 6 नंबर पर पॉड सीड कलर। क्या, सीड कलर ले लो। सीड कलर क्या होता है बच्चों, सीड का येलो और ग्रीन। क्या, येलो और ग्रीन। येलो क्या हो गया बच्चों, बताओ मुझे, डोमिनेंट, और ग्रीन क्या हो जाएगा, रिसेसिव। अब लास्ट बच गया बच्चों 7वां नंबर पर क्या आएगा, बोलिए। 7 नंबर पर आपका आ जाएगा सीड शेप। क्या, सीड शेप। सीड का शेप क्या था, तो सीड जो शेप था बच्चों वो डोमिनेंट में राउंड और रिंकल्ड, रिसेसिव। क्या आएगा बच्चों, रिंकल्ड। रिसेसिव में रिंकल सीड आएगा, आएगा या नहीं आएगा। ये सारे कैरेक्टर, जो 7 कैरेक्टर मैंने लिखाया, ये सातों कैरेक्टर और 14 कंट्रास्टिंग ट्रेट हो गया। 1 2 3 7 दूनी 14। हर कैरेक्टर का 2 ट्रेट है, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये आपको कॉपी बना लेना है और याद कर लेना है, आज के आज ही बिल्कुल आपको याद रहे, सब होना चाहिए। आप जेनेटिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखो मुझे, जो पी प्लांट होता है, गार्डन पी प्लांट होता है, उसमें कितने क्रोमोजोम होता है, डिप्लॉयड होता है, कितना क्रोमोजोम होता है, 14। कितना होता है, 14 क्रोमोजोम होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो पी गार्डन पी प्लांट इज नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन गार्डन पी प्लांट, उसको देखते हैं बच्चों। एक मिनट, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहा है। नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स। क्या, क्रोमोजोम्स इन
गार्डन पी प्लांट, कौन सा प्लांट में? गार्डन पी प्लांट में। तो बच्चों क्या है? 2n इक्वल टू 14, क्या है? 2n इक्वल टू 14, दैट इज n इक्वल टू 7, क्या? 7। मेरी बात समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? बोलो बच्चों। अब देखो यहाँ 1960 तक ये मालूम नहीं था कि कौन सा कैरेक्टर किस क्रोमोजोम पर प्रेजेंट है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है बच्चों, कैरेक्टर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जीन, जीन के लिए डीएनए, डीएनए कहाँ रहता है? क्रोमोजोम पर। तो कोई फिक्स क्रोमोजोम पर होगा कि नहीं होगा? तो हमको ये मालूम नहीं था टिल कब तक? 1960 तक कि कौन से क्रोमोजोम पर कौन सा कैरेक्टर है। तो एक व्यक्ति एस ब्लिक्स्ट, क्या नाम था उनका? एस ब्लिक्स्ट, ध्यान दीजिएगा, है ना। कब की बात है? 1975 में। और उन्होंने बताया कि किस क्रोमोजोम पर, वो किस क्रोमोजोम पर कौन सा कैरेक्टर वाला जीन पाया जाए। मेरी बात समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? तो कितने क्रोमोजोम? क्या बेटा? 7। तो पहले 7 क्रोमोजोम बना लेते हैं बच्चों, बोलो इस तरह से। देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7, 7 के 7 क्रोमोजोम बन गए बच्चों, है ना। अब फर्स्ट क्रोमोजोम है, क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7। जो फर्स्ट क्रोमोजोम है बच्चा, उस पर क्या रहेगा? वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये आपका फ्लावर कलर और सीड कलर के लिए। क्या? फ्लावर कलर और सीड कलर। मेरी बात को समझिएगा, फ्लावर कलर एंड सीड कलर, मतलब फर्स्ट क्रोमोजोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 2 कैरेक्टर, फ्लावर कलर और सीड कलर। सेकेंड और थर्ड क्रोमोजोम पर कुछ नहीं है, थर्ड फोर्थ पर है। क्या है? फोर्थ पर है बच्चों, ध्यान देना। एक तो आपका हो जाएगा फ्लावर पोजीशन, जो आपका फ्लावर का पोजीशन है वो फ्लावर पोजीशन। एक आपका हो जाएगा बच्चों पॉड शेप, बिल्कुल पॉड शेप, और दूसरा स्टेम हाइट। इसके लिए भी फोर्थ क्रोमोजोम क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। मेरी बात समझ आ रहा बच्चा? और फिफ्थ क्रोमोजोम क्या है? पॉड कलर। पॉड कलर, पॉड का जो कलर होता है ना ग्रीन और येलो, उसके लिए। और ये बच्चों 7th क्रोमोजोम, इस पर भी एक कैरेक्टर है। मुझे बताओ क्या है? सीड शेप। किसके लिए है? सीड शेप के लिए। तो देखो आप 7 क्रोमोजोम पर जो 7 कैरेक्टर है बच्चों, वो कितने क्रोमोजोम? 1 4 7, 1 4 5 7। तो इसको तुम याद भी कर सकते हो, 1 4 5 7, है ना। अब 1 क्रोमोजोम पर कितने कैरेक्टर? 2, 4 पर 3 और 5 पर 1 और 7 पर 1, 2 3 1 1। क्या? 2 3 1 1। आप इसको मोबाइल नंबर की तरह यूज भी कर सकते हो। मतलब फर्स्ट क्रोमोजोम पर कितने कैरेक्टर? 2, सीड कलर, फ्लावर कलर। फोर्थ क्रोमोजोम में कितने कैरेक्टर? 3, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, क्या? पॉड शेप और स्टेम हाइट। फिफ्थ पर पॉड कलर और 7 पर सीड शेप। ये आपको याद होना चाहिए। किसने बताया बच्चों? एस ब्लिक्स्ट। किसने? एस ब्लिक्स्ट। मेरी बात समझ में आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा? ये सब बातें मेंडल ने की थी, ठीक है, मेंडल ने स्टडी किया था। अगर देखो बच्चों मेंडल ने 2 कैरेक्टर एक साथ स्टडी कर लिया होता तो क्या होता? मतलब मान लो पॉड शेप और स्टेम हाइट दोनों को एक साथ स्टडी कर लिया होता तो मेंडल जो है बच्चा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में नहीं बता पाते। मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया है ना, बोलो, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर्ड फैक्टर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर्ड फैक्टर। और अगर दोनों कैरेक्टर एक साथ स्टडी कर लिया होता पॉड शेप और स्टेम हाइट, तो वो क्या खोज लेते हैं? लिंकेज। क्या खोज लेते हैं? लिंकेज। लिंकेज जिसको किसने खोजा था? थॉमस हंट मॉर्गन ने। तो ये सब बातें आपको याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन देख लेते हैं।
ठीक है, कि अगर मेंडल ने स्टेम हाइट और पॉड शेप को एक साथ स्टडी कर लिया होता तो क्या होता, है ना। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को नहीं एक्सप्लेन कर पाते, ठीक है। तो इफ, क्वेश्चन सुनिएगा, इफ मेंडल हैड स्टडीड क्या पॉड शेप एंड स्टेम हाइट टुगेदर, क्या टुगेदर या साइमल्टेनियसली, एक साथ, एंड स्टेम हाइट साइमल्टेनियसली, बिल्कुल, तो क्या होता, देन, तो क्या होता बच्चों, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते क्या, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फर्स्ट रीजन होता, फर्स्ट इसका था, ही वुड नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। मेरी बात में आ रहा है, जो उन्होंने किया था, और दो कैरेक्टर को एक साथ स्टडी किया, इसका मतलब वो क्या खोज लेते, लिंकेज, क्या लिंकेज। लेकिन उन्होंने किया नहीं था, उन्होंने हर कैरेक्टर को अलग अलग स्टडी किया था, हर कैरेक्टर को लार्ज प्लॉट, लार्ज सैंपलिंग साइज पर किया था ही। लेकिन अगर किया होता तो, ये मैं इफ लिख दिया हूं, ही माइट हैव डिस्कवर्ड लिंकेज, वो अगर ऐसा किया होता उन्होंने तो क्या खोज लिया होता, लिंकेज को, किसको, लिंकेज को, ठीक है बच्चों। चलिए ये हो गया। अच्छा, मेंडल को बच्चों रिंकल्ड सीड मिला था, क्या रिंकल्ड सीड क्यों मिला था, तो रिंकल्ड सीड जो मिला था वो कोई भी सीड रिंकल्ड हो गया, पिचका हुआ, क्या पिचका हुआ, फूला हुआ ना, राउंड जो होता है पूरा फूला हुआ रहता है, इस तरह से, इस तरह से, ये राउंड हो गया, क्या हो गया, ये राउंड हो गया, रिंकल्ड ऐसे, इस तरह से पिचका हुआ, क्या पिचका हुआ, या ऐसे बना लो भाई, इस तरह से पिचका हुआ, उनको क्यों मिल रहा था, तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। तो इसको पहले हम लोग देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो मेंडल को जो रिंकल्ड सीड मिला बच्चों, उसके पीछे भी रीजन है, क्या है, रीजन है, ध्यान दीजिएगा। मेंडल ऑब्टेन्ड रिंकल्ड सीड, उनको क्या मिला बच्चों, रिंकल्ड सीड, पिचका हुआ सीड मिला, ड्यू टू, किसके कारण, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, ठीक है बच्चों, SBE, हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, SBE, ओके बच्चों। जैसे देखो ये कोई सीड है, क्या है, सीड, राउंड सीड है, क्या है बच्चों, राउंड सीड है, और मैं राउंड करता हूं, ये ओवल हो गया, ये राउंड सीड है, ओके बच्चों। तो इसमें क्या प्रेजेंट है, SBE प्रेजेंट, इसके अंदर स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम प्रेजेंट है, राउंड सीड। ये मैं रिंकल्ड सीड ले लेता हूं, क्या ले लिया, रिंकल्ड सीड, ठीक है बच्चों। इस तरह से कर देते हैं, 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 ये रिंकल्ड सीड है बच्चों, पचका हुआ सीड है, इसके अंदर क्या है, SBE स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम एब्सेंट है, क्या है, एब्सेंट है, और स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम एब्सेंट है, उस एंजाइम की एब्सेंस के कारण ये सीड कैसा बन गया मेरे प्यारे बच्चों, रिंकल्ड, क्या बन गया, रिंकल्ड। मेरी बात समझ में आएगी बच्चों, क्या होता है ना, देखो स्टार्च ब्रांचिंग सीड RG, क्या बोलते हो, RG, ठीक है, जो शुगर को किससे बदलता है, स्टार्च में, किससे बदलता है, स्टार्च में। तो ध्यान दीजिएगा, ये शुगर किस में कन्वर्ट करेगा, स्टार्च, कौन सा, बोलो भाई, SBE, ये कौन सा जीन होता है, R जीन होता है। मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो। अब देखो रिंकल्ड सीड है बच्चों, तो रिंकल्ड सीड के अंदर ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, सॉल्यूट क्या होगा, ज्यादा, वाटर भी क्या होगा, ज्यादा, बोलो, वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा, ध्यान दीजिएगा। तो एक तरफ से रिंकल्ड सीड है,
रिंकल्ड सीट इधर मैं लिख देता हूँ, दोबारा क्यों लिखूँ? देखो बच्चों, सॉरी, रिंकल्ड सीट क्या है बच्चों बताओ? रिंकल्ड सीट में ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है। मैं सॉल्यूशन में पढ़ाऊंगा, क्लास 11th का भी बैच आने वाला है बच्चों। ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, इसके कारण सॉल्यूट क्या होगा? ज़्यादा। और वाटर क्या होगा बच्चों बताओ? वाटर भी ज़्यादा होगा, बोलो भाई। और बच्चों इधर देखो, जो आपका राउंड सीट है, ऑस्मोटिक प्रेशर कम, ऑस्मोटिक प्रेशर कम, फिर आपका सॉल्यूट भी कम। ओके, जो शुगर होता है वो सॉल्यूट इन नेचर होता है, ध्यान दीजिएगा, शुगर इज सॉल्यूट इन नेचर, शुगर सॉल्यूट होता है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? ये आपको ध्यान रखना है, बोलिए। तो बच्चों आज हमने मेंडलिज्म क्या कर लिया? हाफ पार्ट कवर किया है, हाफ नहीं 40% कर सकते हो। मेंडल के बारे में बहुत सारी बातें जाने, मेंडल क्यों फेल हो गया, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू और नीट पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से क्या है इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहा। अगला जो क्लास आएगा कल बच्चों, क्लास जो प्रोवाइड हम कराऊंगा उसमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम कवर करेंगे। क्या करेंगे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस और कुछ ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल्स भी। अब कहोगे न्यूमेरिकल बायो में कहाँ से आ गया? बिल्कुल सवाल आते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी हम लोग परफॉर्म करेंगे। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू। आप पढ़ाई करते रहें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर को पहले पर तो खुद सब्सक्राइब करो जो देख रहे हो, और दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ये बढ़िया बढ़िया लेक्चर मैं पढ़ा रहा हूँ उनके पास भी पहुँच जाए। और स्पेशली नीट, मैं फिर से, विश्वास बैच हमारा लिखा हुआ है, नीट 2024 हमको बायो में टारगेट कितना है बच्चों? 330 प्लस मिनिमम। अगर इससे कम आता है यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर अ गवर्नमेंट कॉलेज, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें।